हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फेज इक्विलिब्रियम का पार्ट थर्ड है। इसमें अपन क्लॉसियस क्लिपरॉन इक्वेशन पढ़ेंगे। सो अपन स्टार्ट करते हैं। सी इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, है ना। अब हम डायरेक्टली म्यू वर्सेस टी कर्व्स पे आते हैं। क्या क्या पढ़ लिया था एक बार बता देती हूँ। तो ये आपका यूनिट 3 है, फेज इक्विलिब्रियम। इसमें हमने ट्रू इक्विलिब्रियम, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फेजेस, कंपोनेंट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स, है ना। गिब्स फेज रूल क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ फेजेस पर सब पढ़ लिया था। अब हमें जो पढ़ना है वो है म्यू वर्सेस टी कर्व्स, प्रेशर डिपेंडेंसी ऑन म्यू वर्सेस टी कर्व्स, क्लॉसियस क्लेपरॉन इक्वेशन। सो ये अपन शुरू करते हैं। तो म्यू वर्सेस टी कर्व्स, तो म्यू क्या है, म्यू केमिकल पोटेंशियल है, टी टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। तो हमें थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये पता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज। अब एंट्रोपी इंक्रीज होती है ना। एस से डिनोट करते हैं एंट्रोपी को। अगर ये इंक्रीज होती है इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड की ओर जा रही है ना। ये थर्ड लॉ कहता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो म्यू वर्सेस टी कर्व, अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो म्यू वर्सेस टी कर्व हमेशा हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है। अब आपको पता है गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, तो गैस का सबसे ज्यादा नेगेटिव मिलेगा। यही सिंपल सा कंसेप्ट है जो इस पूरे में अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें, केमिकल पोटेंशियल अपॉन टी फॉर सॉलिड, लिक्विड के लिए ये, एंड गैस के लिए गैस, यहाँ पे गैस लिखा होगा, सॉलिड के लिए यहाँ सॉलिड लिखा होगा, लिक्विड के लिए ये लिक्विड। अब हम न्यू वर्सेस टी कर्व्स पढ़ रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर डिपेंडेंसी। तो हम, ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे लिक्विड है और ये जो सीक्वेंस है यहाँ सॉलिड है। तो एंट्रोपी ऑफ गैस सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ठीक है। अब इसका अगर आप कर्व देखो, तो ये कर्व है इसका। ठीक है। अब इस कर्व से आपको क्या पता चल रहा है वो अपन देखते हैं। तो ये किसके बीच में है, ये है केमिकल पोटेंशियल, टेम्परेचर, और ये ओवरऑल कर्व है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि स्लोप जो होगा म्यू वर्सेस टी कर्व का गैस के लिए वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, है ना। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है यूनिवर्स की थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, और गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। तो म्यू वर्सेस जो टी कर्व है वो मोस्ट नेगेटिव होगा। तो गैस के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि केमिकल पोटेंशियल सबसे ज्यादा नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर गैस का ये। ठीक है। ये म्यू है यहाँ पर, म्यू। तो अगर हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब ये है कि केमिकल पोटेंशियल की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है ना, वो और नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या है कि गैस का जो केमिकल पोटेंशियल है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बहुत जल्दी नीचे गिरेगा। इट मीन्स इट विल फॉल मोर शार्पली। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गैस का सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। ओके। नाउ अगर हम फिर से थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ये पता है कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, हाई से लो की तरफ जाता है ना। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, क्योंकि गैस भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अभी इसके पहले मैंने आपको केमिकल पोटेंशियल पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था कि केमिकल पोटेंशियल का ये प्रॉपर्टी है कि वो हाई से लो की तरफ मूव करता है ना। सो इसका मतलब है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि एट ए गिवन टेम्परेचर दैट फेस ऑफ अ सब्सटेंस वुड बी मोस्ट स्टेबल, या
इट विल बी स्टेबल जिसका केमिकल पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो कम है मतलब नेगेटिव है। सो अगर आप यहाँ पे देखो कि कम है मतलब कि कम नेगेटिव है ना। इसका मतलब है कि अगर आप इस फिगर में देखो ए वाले में, तो ए में अगर आप देखोगे तो सॉलिड आपको सबसे ज्यादा स्टेबल मिलेगा क्योंकि इसका बहुत कम नेगेटिव है ना। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर लिक्विड और फिर गैस तो अनस्टेबल बिल्कुल ही। सो यू विल फाइंड सॉलिड इज मोर स्टेबल। सिमिलरली टेम्परेचर T2 पे लिक्विड सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर ये यहाँ टीबी पे कुछ है ही नहीं, T2 पे लिक्विड और T1 पे सॉलिड। ओके, नाउ अब अपन आगे चलते हैं कि नाउ सपोज हम कोई लिक्विड T1 टेम्परेचर पे लेके जाते, T1 पे सॉलिड स्टेबल था, तो वो क्या होगा, जल्दी से फ्रीज हो जाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, है ना। अब जो टेम्परेचर अगर हम T2 पे लेके जाते हैं, तो T2 पे लेके जाएंगे तो जल्दी से क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो लिक्विड की तरफ जाना चाहेगा। नाउ अगर हम किसी सिस्टम को टेम्परेचर T1 पे लेके जाते हैं जहाँ पे सॉलिड फेस है, और हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि उसका केमिकल पोटेंशियल कम होगा, है ना। सो वी कैन नोट हियर दैट कि लिक्विड फेस के लिए इफ इट कुड एग्जिस्ट एट टेम्परेचर, अगर हम लिक्विड फेस के लिए देखते हैं, द डिक्रीज इन द केमिकल पोटेंशियल इज स्टीपर, कम है ना लिक्विड फेस के लिए। एट अ सर्टेन टेम्परेचर म्यू वर्सेस टी कर्व फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वुड इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लिक्विड का कर्व था वो क्या है, स्टीपर है इसका मतलब, ये देखो यहाँ पर कि ये जो कर्व है ये है सॉलिड का और ये लिक्विड का, है ना। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये पॉइंट है ना। अब ये पॉइंट जहाँ सॉलिड और लिक्विड इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो the point where solid and liquid can coexist, that temperature is called as melting point of the solid. सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर सिस्टम को और इंक्रीज करते हो और आप T1 से T2 पे चले जाते हो जहाँ लिक्विड फेस है, तो क्या होगा कि लिक्विड एंड द वेपर या गैस फेस को एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि ये वाला। और आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये गैस की लाइन है और ये लिक्विड की, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या कर रहा है कि गैस और लिक्विड की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो ओवरऑल नेचर जो है कर्व का वो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है ये। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको पता चलेगा कि ये सॉलिड की लाइन है, तो यहाँ ये सॉलिड की लाइन है, फिर ये लिक्विड की लाइन है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए ले रहे हैं और ये पॉइंट क्योंकि यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट, और ये गैस की लाइन है। तो गैस का जो केमिकल पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है और इसका जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा नीचे गिरेगा। अब अपन देखते हैं कि फेस ट्रांजिशन और फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन क्या है। सो फेस ट्रांजिशन मतलब सॉलिड का लिक्विड एंड लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, दिस इज नोन एज फेस ट्रांजिशन। तो वो कहाँ हो रहा है, T1 T2 पे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन है जो कि स्लोप में चेंज हो। ठीक है, तो TM और TB जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे स्लोप चेंज है TM और TB पे। ठीक है, ये था लिक्विड का, ये था सॉलिड का। तो सॉलिड यहाँ तो जाना चाहिए बट सॉलिड यहाँ आके रुक जाता है, फिर लिक्विड यहाँ पूरा जाता है। तो ये जो स्लोप में चेंज हो रहा है ना, यहाँ से ये एंगल, ये जो चेंज है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। ठीक है, अब एक एक चीज और कि द फेज ऑन द टू साइड्स ऑफ द ट्रांजिशन टेम्परेचर हैव डिफरेंट एंट्रोपी। ओके, अब इन दोनों जो फेज हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड और गैस, इन
इन कर्व्स के आजू बाजू जो दोनों फेज है इनकी एंट्रोपीज अलग हैं। ठीक है। सच फेज ट्रांजिशन जैसे आइस का वेपर में, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, ये क्या, इनको किसकी जरूरत पड़ती है, लेटेंट हीट की। दिस मीन्स जब ये ट्रांजिशन होंगे हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, बट इनमें कोई टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। सो अब हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो यही इसी चीज से हीट कैपेसिटी आती है कि जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है उसका रेशियो डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर, उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। सिंस हियर हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बट टेम्परेचर में कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, सो हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हुआ है और हीट कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। अब सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है, तो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जो है इसको आप सुपर कंडक्टिविटी से रिलेट करते हो। कैसे, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, सडन अपियरेंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इन सर्टेन मेटल। क्या करते हैं, कभी कभी कुछ मेटल्स को हम जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे लेके जाके ठंडा करते हैं तो उनमें सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है, बट इनको कोई लेटेंट हीट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ट्रांजिशंस को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, लेटेंट हीट की जरूरत पड़ रही थी। फेज ट्रांजिशन क्या था, सॉलिड का लिक्विड या फेज में जस्ट आपस में कन्वर्ट होना, और सेकेंड में लेटेंट हीट की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ये था म्यू वर्सेस टी कर्व। बट अगर अब हम देखें कि म्यू वर्सेस टी कर्व में प्रेशर की क्या डिपेंडेंसी है, तो आप यहाँ देखो, उस टाइम यहाँ पे प्रेशर था और यहाँ टेम्परेचर था, क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा था। अब हम यहाँ पे जो चीज बाहर लिखी है मतलब वो कांस्टेंट है। अब हम यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप प्रेशर को वेरी करोगे तो आपको क्या चेंजेस मिलते हैं वो आपको पढ़ना है। तो प्रेशर को जब हम वेरी करते हैं तो यहाँ हमें सब्लिमेशन और ट्रिपल पॉइंट, दो पॉइंट्स आते हैं, वो पढ़ने हैं। तो जैसे म्यू वर्सेस टी कर्व्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी विल स्टडी हियर नाउ। ये इक्वेशन है म्यू अपॉन पी वी एम। अब मोलर वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब किसी भी टेम्परेचर पे केमिकल पोटेंशियल प्रेशर के साथ वेरी करेगा। ठीक है, अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज, और अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज होगा। फर्दर आपको पता है कि गैस का वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा होता है, इसका मतलब, और लिक्विड का और ज्यादा होता है सॉलिड से। इसका मतलब कि अगर आप क्या करते हो, प्रेशर को अगर डिक्रीज करते चाहते हो तो जो म्यू प्रेशर किसके साथ वेरी कर रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल के साथ। तो अगर आप प्रेशर डिक्रीज करो तो केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और मोलर वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा है, मोलर वॉल्यूम है गैस का सबसे ज्यादा, देन देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। ठीक है, now as a result on decreasing the pressure the value of mu for gas would decrease, है ना, प्रेशर डिक्रीज करोगे म्यू डिक्रीज होगा। मच मोर, किससे, लिक्विड से ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा। ठीक है, तो यही म्यू वर्सेस टी कर्व फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस इज गिवन हियर। ओके, जो लोअर प्रेशर है, लोअर प्रेशर पे हैं उनको डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो ये जो सॉलिड लाइन है वो हायर प्रेशर पे है, और जो नीचे डॉटेड वाली लाइन है वो सॉलिड की लोअर प्रेशर की लाइन को डिनोट कर रहा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो इन ये तीनों कर्व्स का रिलेशन। तो ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर द रेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर द लिक्विड इज स्टेबल फेज गेट्स रिड्यूस्ड। ये छोड़ो, यहाँ अपन देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो we can note here that what at low pressure the solid and liquid curves intersect at lower temperature। अब ये डॉटेड वाली लाइंस किसको डिनोट कर रही हैं, लो प्रेशर को, है ना। तो लो प्रेशर पे सॉलिड की लाइन और लिक्विड की लाइन इंटरसेक्ट जहां कर रही है वो मेल्टिंग पॉइंट है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि लो प्रेशर पे बात कर रहे हैं हम, तो मेल्टिंग पॉइंट विल ऑल्सो डिक्रीज। सिमिलरली गैस फेज का लोअर प्रेशर पे जो लाइन है और जो लिक्विड फेज की लाइन है वो कहाँ मीट कर रही है, वो यहाँ मीट कर रही है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी लो है ना, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा डिक्रीज होगा। सो
और हमें ये भी पता है कि बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ कम होता जाता है, प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा घटता है ना। सो यहाँ पे अब जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है कि हमने दो चीजें देख ली कि प्रेशर कैसे इफेक्ट कर रहा है। प्रेशर कम है, म्यू कम है। प्रेशर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम पे मिल रहा है, प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम पे मिल रहा है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमारा है। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट इज मच मोर देन डेट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, और गैस की कब बात करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, ज्यादा है ना, मच मोर देन डेट ऑफ लिक्विड एंड देन सॉलिड। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे हम ज्यादा इस पे फोकस करते हैं, और हम ये कहते हैं कि जितना प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। ठीक है। नाउ अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते जाते हैं सफिशिएंटली, that it may so happen that a certain pressure at a certain pressure mu versus t curves for the solid phase meets gas phase। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम प्रेशर को इतना डिक्रीज कर रहे हैं, इतना डिक्रीज कर रहे हैं कि जो सॉलिड का फेस, सॉलिड की जो लाइन है वो गैस गैस को मीट कर ले। वो पॉइंट होगा हमारा सब्लिमेशन पॉइंट, क्योंकि सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना वो क्या होता है, सब्लिमेशन। ओके, सो दिस मीन्स देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड द गैस फेस। नाउ अब अगर हम क्या करते हैं कि वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेस तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, वो पॉइंट हमारा कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। So point at which all the three phases intersect each other or they coexist and they are in equilibrium. So this point is known as triple point। ठीक है। Now अब इसके हम आगे देखते हैं, तो ये दोनों कर्व्स आपको यहाँ दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है क्लॉसियस और क्लेपरॉन का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, हाउ वुड इंक्रीज इन प्रेशर अफेक्ट म्यू वर्सेस टी कर्व फॉर अ प्योर सब्सटेंस। तो ये आपको ड्रॉ करना है, ये डायग्राम्स और ये वाला डायग्राम। ओके, अब अपन आते हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन की इक्वेशन। तो क्लॉसियस क्लेपेरॉन की इक्वेशन क्या है वो हम देखेंगे, उसके पहले हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि आर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ सिस्टम रिलेटेड। क्या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और प्रेशर रिलेटेड है एक दूसरे से? तो आंसर इज यस, दे आर रिलेटेड, और इस चीज को एक्सप्लेन किया था क्लेपेरॉन एंड क्लॉसियस की इक्वेशन ने। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लेपेरॉन की इक्वेशन से। ये सर क्लेपेरॉन है। ओके, तो हमें एक सिस्टम कंसीडर करना है, वो जो है एक कंपोनेंट का सिस्टम, उसमें दो फेजेस हैं। ठीक है, ये वन कंपोनेंट सिस्टम है, इसके दो फेजेस हैं। एक फेज है हमारा अल्फा, एक फेज है हमारा बीटा। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है। ओके, नाउ हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में है मतलब कि इनका टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। सो इस कंडीशन में मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल पोटेंशियल भी बराबर होगा। तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए एट टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑफ बी एट टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। अब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो भी हमारा एक फेज चेंज हो जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो भी हमारा एक फेज डिसअपियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें इस तरीके से दोनों को चेंज करना है कि जो दोनों फेसेस हैं इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, सो क्लेपेरॉन ने इस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए इक्वेशन दी, डीपी अपॉन डी टी रिलेशनशिप। ठीक है, डीपी अपॉन डी टी रिलेशनशिप दिया। अब ये क्या था कि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व था। ठीक है, जिसमें दोनों फेजेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इस कर्व को कहते हैं को एग्जिस्टेंस कर्व। ओके, अब आप यहाँ देखो, ये टेम्परेचर टी था, ये प्रेशर हमारा पी है।
अब आप टेम्परेचर को अगर dt से बढ़ाते हो तो ये नया टेम्परेचर बन जाता है T प्लस डी टी। प्रेशर को अगर dp से बढ़ाते हो तो हमारा नया प्रेशर बन जाता है P प्लस डी पी। तो ये जो लाइन थी टेम्परेचर प्रेशर के साथ वेरी कर रही है, मीन्स इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि जो नया टेम्परेचर है वो भी इन इक्विलिब्रियम है विद द प्रीवियस टेम्परेचर, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको इसलिए हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस कर्व। अब अगर हम जो मैंने आपको बताया प्रेशर को पी से डीपी में चेंज करोगे तो नया प्रेशर हो जाएगा पी प्लस डीपी, ऐसी टेम्परेचर हो जाएगा। तो इनके केमिकल पोटेंशियल भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो म्यू ए क्या हो जाएगा, प्लस डी म्यू ए। और जो डी बी है मतलब म्यू बी है, म्यू बी भी क्या हो जाएगा, म्यू ए क्या हो जाएगा, डी म्यू ए प्लस म्यू ए। म्यू बी क्या हो जाएगा, डी म्यू बी प्लस म्यू बी। ये हमारे नए केमिकल पोटेंशियल बन गए। अब ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये चीज और ये चीज दोनों बराबर होंगे। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो किसको, म्यू डी म्यू ए और डी म्यू ए, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन सबको अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको ये इक्वेशन मिलती है, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये हमारी 3.6 है। अब आप अगर 3.5 को सब्सट्रैक्ट कर दो इस इक्वेशन से तो क्या मिलेगा। 3.5 इक्वेशन क्या थी, 3.5 इक्वेशन हमारी ये थी कि म्यू ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर बराबर है म्यू बी के। तो अगर आप इस चीज को इससे सब्सट्रैक्ट कर दोगे 3.6 से तो क्या मिलेगा आपको, ये कैंसिल हो जाएगा ये टर्म और ये टर्म, ये वाला और ये वाला टर्म, है ना। अब ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये टर्म ये टर्म। सो डी म्यू ए इज इक्वल्स टू डी म्यू बी, ये मिल गया, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन जो हमारी वो एक इक्वेशन थी जिसमें मैंने आपको बताया था वी डी पी माइनस एस डी टी, उस इक्वेशन का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी डी लगा दो डिफरेंशियल, और एस डी टी है ना, ये इक्वल्स टू है एस डी टी है। यहाँ एम लगा दो अल्फा फेज के लिए, है ना, और यहाँ वी एम लगा दो अल्फा फेज के लिए, ये भी अल्फा के लिए। सेम हमारी बीटा के लिए हो जाएगी, वी डी पी एम फॉर बीटा एस एम बीटा डी टी, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई, कहाँ से, ये हमें पता है थर्मोडाइनमिक्स से। अब आपको क्या करना है कि 3.7 इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करना है आपको, है ना, इन दोनों इक्वेशन में। अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। इफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दोगे अल्फा के लिए बीटा के लिए, तो क्या होगा, इस टर्म को इधर लिख जाओ, लाइक टर्म को इधर ले जाओ, तो एस एम अल्फा और बीटा दो हो गए, तो ये बीटा इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप इसमें से, यहाँ भी dt है यहाँ भी dt है, तो dt को आपने कॉमन बाहर निकाल लिया, सेम यहाँ पे किया, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा जो है माइनस में हो जाएगा और dp हमने बाहर निकाल लिया। नाउ ये क्या हुआ, एस एम बीटा माइनस एस एम अल्फा, ये क्या है, ये चेंज है। तो इसको आप इससे डिनोट करते हो, ठीक है। और बाहर क्या था, dt था, तो यहाँ आ जाएगा डेल एस एम डी टी इक्वल्स टू वी डेल वी एम, सिंस ये भी चेंज है, और डी डी पी। तो अब डी टी और डीपी का जो रिलेशन हम बोल रहे थे क्लेपेरॉन ने दिया, वो क्या था, वो था वी एम अपॉन एस एम। वॉल्यूम और एंट्रोपी का रिलेशन हमें क्लेपेरॉन ने दे दिया। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो दोनों इक्वेशन है हमारी 3.22 और 3.23 सेम है, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दीज आर द टू वेरिएंट्स ऑफ क्लेपेरॉन इक्वेशन, है ना। टेम्परेचर अपॉन डीपी करोगे तो ये, और डीपी अपॉन डीटी करोगे तो ऐसे मुंह पर चला जाएगा, ठीक है। इट मे बी दैट इन दीज इक्वेशंस वी हैव यूज्ड मोलर क्वांटिटीज, दैट इज मोलर एंट्रोपी एंड मोलर वॉल्यूम, क्योंकि एम का मतलब ही होता है मोलर। एज दीज क्वांटिटीज आर फॉर द सेम सब्सटेंस वी कैन हैव इक्विवेलेंट इक्वेशन, ठीक है।
तो आप m यहाँ से हटा सकते हो। नाउ वी कैन हैव इक्विवेलेंट इक्वेशन वेयर पर यूनिट मास, दैट इज पर यूनिट मास इक्वेशन अगर आप लिखते हो तो वो ये आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम वाला हट जाएगा। ओके, मोलर एंट्रोपी और मोलर वॉल्यूम का m हट जाएगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस ये है कि इट गिव्स द क्वांटिटेटिव डिपेंडेंस। जो हमने बोला था कि क्वांटिटेटिव रिलेशन फेज रूल नहीं देता, तो ये इक्वेशन क्वांटिटेटिव डिपेंडेंस देती है इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, है ना, और द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर और टेम्परेचर। फिर रेशियो रिलेट करती है चेंज इन टेम्परेचर का चेंज इन प्रेशर का, किससे, एंट्रोपी से और वॉल्यूम से। फिर इट कैन बी यूज टू जनरेट स्कीमेटिक प्लॉट ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर फॉर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि अगर आप वेपराइजेशन स्टडी कर रहे हो, फ्यूजन प्रोसेस स्टडी कर रहे हो, सब्लिमेशन स्टडी कर रहे हो, ट्रांजिशन स्टडी कर रहे हो एलोट्रॉप्स का, तो आप ये प्लॉट यूज कर सकते हो, म्यू वर्सेस टी, है ना, वाले प्लॉट्स को। और क्लेप्रॉन क्लॉसियस की इक्वेशन डी टी अपॉन टीपी वाला कर्व यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जो क्लेप्रॉन की इक्वेशन थी उसको क्लॉसियस ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, है ना। तो क्लॉसियस ने जो यूज किया वो था वेपराइजेशन के लिए, वेपराइजेशन के लिए और था सब्लिमेशन के लिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने क्या कंसीडर किया, लेट अस टेक अ केस ऑफ वेपराइजेशन इक्विलिब्रियम। मतलब वेपराइजेशन है मतलब लिक्विड और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम है, और हम एक सब्सटेंस ले रहे हैं ए। तो क्या होगा, ए लिक्विड के बीच में और ए वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है। अब ये थी हमारी क्लेप्रॉन की इक्वेशन डीपी अपॉन डी। मैंने आपको बोला था प्रेशर ऊपर है तो एस एम ऊपर रहेगा, कोई एक फॉर्म याद कर लो बस। ठीक है, प्रेशर ऊपर है तो एस एम ऊपर है, ठीक है, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, एसपी से याद कर लो। नाउ एज एट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर द ट्रांसफॉर्मेशन इज रिवर्सिबल, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज रिवर्सिबल, है ना, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर एंड वेपर लिक्विड। तो जो एंट्रोपी है वेपराइजेशन की उसको हम एच वीपी अपॉन टी लिख सकते हैं, एंट्रोपी का फॉर्मूला भी है। ठीक है, नाउ वेयर एच वीपी इज मोलर एंथैल्पी, टी टेम्परेचर है। अब आप इस एस की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है, क्लेप्रॉन इक्वेशन में। तो डीपी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा, वेपराइजेशन एच अपॉन टी, और यहाँ पे वी वेपर पहले से था। ठीक है, अब क्या होगा, ये और ये तो कैंसिल, जस्ट अ मिनट, हमें क्या रखना है, हमें यहाँ पे रखना है एस की वैल्यू जो है, एस की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो हो जाएगा वेपराइजेशन एच अपॉन टी। ओके, और ये हो जाएगा वी वेपराइजेशन डेल्टा वी। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब क्लॉसियस ने दो अजम्पशंस लिए, क्या अजम्पशंस लिए, कि मोलर वॉल्यूम जो मैंने आपको बोला था गैस का या वेपर्स का बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और वेपर्स जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, आइडियल गैस मतलब इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। अब आइडियल गैस इक्वेशन हमने लगाई तो हमें पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो अगर हम वी निकालना चाहें तो आर टी अपॉन पी हो जाएगा अगर एन इक्वल्स टू वन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी ऊपर वाली, ये इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो वी एम वेपर वेपराइजेशन था की वैल्यू थी आर टी अपॉन पी, उसको हम क्या करेंगे, आर टी अपॉन पी। तो आर टी यहाँ है, पी ऊपर चला जाएगा, तो इसको जब रीअरेंज किया तो ये आर टी स्क्वायर हो जाएगा, टी दो बार है ना, तो टी स्क्वायर। अब डीपी अपॉन डी टी क्या हो गया, पी एच वेपराइजेशन एच एम और आर टी स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करोगे तो डीपी के अपॉन में पी ले आओगे और डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और एच है यहाँ पे। तो ये जो क्वांटिटी होती है ना डीपी अपॉन पी,
ये हो जाती है LNP। ठीक है, DLNP। तो ये जो चीज है, इसको आप लिखोगे DLNP, और ये तो पूरा सेम है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको जो मिलती है, ये जो इक्वेशन मिलती है, इस इक्वेशन को आप कहते हो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ओके, और अच्छे से फॉर्म इसका लिखा हुआ ये है क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। DLNP, फिर DT/T², और वेपराइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और अपॉन R। ओके, अब इसको आप और भी मॉडिफाई कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, बट इतना आता नहीं है एग्जाम में, है ना। तो ये जो इक्वेशन आपको दी थी दोनों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम फेज इक्विलिब्रियम 2 स्टार्ट करेंगे। फेज इक्विलिब्रियम 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपने फेज इक्विलिब्रियम 1 में पढ़ा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट फेज, है ना, और क्लॉसियस क्लेपेरॉन का तो डेरिवेशन आता है, वो सारी चीजें आपको जब आप वाटर सिस्टम पढ़ोगे, सल्फर सिस्टम पढ़ोगे, तो उन सब के लिए ये कैलकुलेट होने में यूज होता है। अब आपको देखो, वन कंपोनेंट सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर सल्फर का पढ़ना है, फिर टू कंपोनेंट सिस्टम में आपको यूटैक्टिक मिक्सचर पढ़ना है। ठीक है, उसमें आपको लेड सिल्वर का डायग्राम देखना है, फिर कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट देखने हैं, उसमें आपको काफी सारी चीजें देखनी है। तो इसमें से हम बेसिकली पहले उस पर फोकस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एंड 135 के मोस्टली लेक्चर्स कंप्लीट होने वाले हैं। फेज इक्विलिब्रियम 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपका सिर्फ कंडक्ट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बचेगा, और देन कंडक्टिविटी, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मोस्टली क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, और फिर मे बी अप्रैल से मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस भी लूँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, जहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आप लोगों से पूछूंगी भी कि कितना समझ आया, क्वेश्चंस करूंगी, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अगर आप लोग को समझ आती हैं जो मैं पढ़ाती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यू आर मोस्ट वेलकम विथ योर क्वेरीज। आप कमेंट कर सकते हो, आई रिप्लाई। ओके, तो थैंक यू।